मानो चिड़िया, बिजली का भी, कबूतर और तोता आपस में दोस्त थे। वो चारों दोस्त घने जंगल में बैठे हुए थे। बिजली बहन, कल तो हमें मकई का भुट्टा मिल गया था, आज क्या खाना है? चिड़िया बहन, मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा है। फल? मीठा मीठा आम का फल। मेरा तो आज आम खाने को बहुत मन कर रहा है। लेकिन बिजली, आम का बाग तो दूसरे जंगल में है और वो इलाका तो सारा चीलों का है। वो जालिम चीलें कभी भी अपने बाग से हमें आम नहीं खाने देंगी। कबूतर भैया, वो चीलें भी तो हम जैसी पक्षी ही हैं, बड़ी हैं तो क्या हुआ? हम सब चीलों से बात करेंगे, देखना वो मान जाएंगी। तो फिर चलो, हम सब आज दूसरे जंगल आम खाने जाएंगे। सलाह करने के बाद वो चारों दोस्त दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसे मौसम में उन चारों दोस्तों को उड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वो चारों दोस्त दूसरे जंगल में आम के बाग में पहुंच जाते हैं। चीलों के बाग में पेड़ों पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। दोस्तों, ये आम तो बहुत बड़े हैं, अगर हमें एक या दो आम मिल जाए तो हम सबका पेट भर जाएगा। चिड़िया, यहाँ कोई भी नहीं है, चलो हम आम चोरी करके ले जाते हैं। बिजली बहन, चोरी करना बुरी बात है, हम चीलों से बात करके आम तोड़ लेते हैं। कौन? चिड़िया बहन, कौन जाएगा चीलों से पूछने? मैं जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ एक चील मेरी माँ की जानने वाली है, अगर मुझे वो मिल गई तो फिर हमें कोई भी नहीं रोकेगा। फिर वो सब दोस्त बिजली कवि की बात मान लेते हैं। फिर बिजली कवि पहाड़ों पर चीलों के पास चली जाती है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटी, जरा बाहर देख, कौन है? नहीं बड़ी, मुझे नींद आ रही है, तुम जाकर ही देखो, अगर मैं उठी तो मैं गिर जाऊंगी। बड़ी चील, जिसका नाम सुनहरी चील था, वो उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने कवि को देखकर चील बहुत हैरान होती है। कवि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुनहरी सुनहरी चील है ना आप? मेरी माँ को तो जानती है ना आप? अच्छा, तो तुम बिजली हो, मुझे बताया था तुम्हारी माँ ने। सुनाओ भी बिजली, क्या तुमने और तुम्हारे पति ने चोरियाँ करनी छोड़ दी हैं? नहीं नहीं चील दी, अब हम चोरियाँ नहीं करते। चील दी, वो सामने बाग में मेरे दोस्त हैं। हम सब दोस्त आपके बाग से आम खाने आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब दोस्त एक एक आम तोड़ ले। अच्छा, वो वो सामने जो कबूतर है, वो कितना सुंदर और मोटा है। एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक मोटा कबूतर पकड़ कर लाई थी। कबूतर का शोरबा पीकर मुझ में बहुत ताकत आई थी। तो बंटी कबूतर है और मेरा दोस्त भी। ठीक है बिजली, जाओ उन सबको एक एक आम तोड़ दो और मेरी बात सुनकर जाना। बिजली कवि ये सुनकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वापस जाती है। वो तो मेरी जानने वाली चील थी, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ के सब जानने वाले हैं, चाहे फिर कोई चील हो या जंगल का उल्लू। बिजली, जो पूछने गई थी वो बताओ, क्या आम तोड़े के नहीं? हाँ हाँ, चील चाची ने कहा है कि आप सब आम तोड़ लें। वो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने लिए एक एक आम तोड़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जरा रुको, मैं चील चाची की बात सुनकर आती हूँ। छोटी, उस काली कवि के साथ तोता, कबूतर और चिड़िया भी है। बड़ी, अगर वो कवि चाहे तो हम कबूतर का शोरबा पी सकते हैं। हाँ हाँ, बात करती हूँ मैं कवि से। चाची, चाची चील, दरवाजा खोलो। फिर बड़ी चील दरवाजा खोलती है और बिजली कवि घर के अंदर आ जाती है। बिजली, ये मेरी छोटी बहन है। कैसी कैसी हो कवि बहन? मैं ठीक हूँ। कवि, चीलों से सम्मत भला कौन नहीं बनाना चाहता, मगर किसी तरह अगर तुम वो कबूतर हमें दे दो तो उम्र भर हमारे और तुम्हारे सम्मत ऐसे ही बने रहेंगे। कबूतर कबूतर क्या करना है आपने? कबूतर शोरबा मुझे और मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद है। बिजली कवि थोड़ी देर सोचती है और फिर हंसने लग जाती है।
चील चाची, काम ऐसे करो कि किसी को शक ना पड़े। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, एक पंख भी कबूतर का घर से बाहर नहीं जाएगा। चिड़िया, अब ये कभी वहाँ क्या करने गई है? सुना रही होगी अपनी सच्ची झूठी कहानियाँ। तभी बिजली कभी वहाँ वापिस आ जाती है। हाँ भी दोस्तों, आपका फल यहीं खाना है या अपने जंगल जाकर? बिजली बहन, अब हम सब ये फल अपने जंगल कैसे उठा कर जाएंगे? हम सब यहीं बैठकर खा लेते हैं। फिर वो चारों पक्षी वहीं बैठकर आम खाने लगते हैं। आसमान पर बादल तो सुबह से ही थे, साथ में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली बहन, बारिश तो बहुत तेज शुरू हो गई है। इतनी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल होगा। चिड़िया बहन, मुश्किल है तो क्या हुआ, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जंगल वापिस चले जाते हैं। लेकिन मैं कैसे उड़ूंगा? मैं बारिश में ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पास एक उपाय है कबूतर भैया, मैं तुम्हें अपनी चील चाची के पास छोड़ आती हूँ और हम सब वापस चले जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तो तुम अपने जंगल लौट आना। न नहीं, मुझे चील से डर लगता है। कबूतर भैया, वो चीलें बिजली की जानने वाली है, डर कैसा? आप बारिश में नहीं उड़ पाओगे। सबकी बात कबूतर मान लेता है। चलो कबूतर भैया, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर बिजली कभी कबूतर को चीलों के घर की ओर ले जाती है। कबूतर नहीं जानता था कि बिजली उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, और वो धोखे से उसे चीलों के पास लेकर जा रही थी। चील चाची, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल जाता है। सामने बिजली कभी के साथ कबूतर को देखकर चील तो खुशी से उछलने लगती है। अंदर अंदर आ जाओ आप दोनों। नहीं नहीं चील चाची, हम सब तो वापस जा रहे हैं। बारिश में कबूतर उड़ नहीं सकता, इसलिए चील चाची, जब तक बारिश नहीं रुकती ये आपके घर में ही रहेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चील को आंख से इशारा करती है। कोई बात नहीं कबूतर, डरो मत, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी माँ को कबूतर बहुत पसंद थे, इसलिए मैं भी कबूतर से बहुत प्यार करती हूँ। बिजली, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है कबूतर भैया, थोड़ी देर की ही तो बात है। जैसे ही बारिश रुके तो तुम अपने जंगल लौट आना। फिर कबूतर को छोड़कर बिजली कभी वहाँ से वापस चली जाती है। चलो बिजली, अब चलते हैं वापस। मानो चिड़िया, बिजली कभी और तोता वापस अपने जंगल की ओर लौट जाते हैं। कबूतर कबूतर, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मम्मा, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे कबूतर, डरते बहुत हो तुम। सुना है तुम्हारा शोरबा बहुत मजे का होता है। कब क्या? ये आप क्या कह रही हो? बिजली, मुझे बिजली छोड़कर गई है, आपको जानने वाली। कबूतर, बहुत भोले हो तुम। भला कव्वे कब किसी के बनते हैं, इसलिए तो वो काफी तुम्हें हमारे पास छोड़कर गई है, ताकि हम बहनें तुम्हारा शोरबा पी सकें। बदले में काफी हमसे हर रोज आम लिया करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबूतर उड़ता है और जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। जंगल में बारिश तो बहुत तेज थी, लेकिन कबूतर उड़ता हुआ झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। वो चील बहनें भी कबूतर के पीछे आती हैं। छोटी, कहाँ गया वो कबूतर? वो तो बहुत तेज निकला, आँख झपकते ही भाग गया। लगता है बड़ी, वो कबूतर भाग गया है। चलो अब घर चलते हैं, वरना बारिश में भीगकर यहीं ना मर जाएं। फिर वो दोनों बहनें वापस अपने घर लौट जाती हैं। कबूतर झाड़ियों में छुपा हुआ बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जब बारिश रुक जाती है तो कबूतर उड़ता है और वो सुरक्षित अपने जंगल में वापस पहुंच जाता है। चिड़िया, कभी और तोता तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, वो चीलें कबूतर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। तभी कबूतर भी वहाँ पहुँच जाता है। बदमाश, दुष्ट काली कव्वी, तुम मुझे चीलों के पास मेरा शोरबा बनाने के लिए छोड़कर आई थी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप कबूतर भैया? चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। फिर क्या था? चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों मिलकर कव्वी की खूब पिटाई करते हैं और वो बिजली कव्वी से दोस्ती तोड़ लेते हैं।
अब बिजली कभी अकेली हो गई थी। जंगल का कोई पक्षी भी अब कभी से बात नहीं करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सो रही थी, जहाँ धूप की किरण सीधा उन 5 बहनों पर आ रही थी। तभी बादल का पा कचरे से भरा हुआ शापर लेकर वहाँ आता है। अरे चिड़ियों, उठो उठो उठो, यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता हूँ, न जाने इनको यहाँ नींद कैसे आ गई। अच्छा, सोती हैं तो सोती रहे, मुझे क्या, मैं तो कचरा फेंक के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल का पा कचरे का शापर फेंककर वहाँ से चला जाता है। कचरे की गंदी बू से वो 5 बहनें उठ जाती हैं। कितनी गंदी बू आ रही है, जरा देखो तो मेरी पुरानी डॉल भी कितनी गंदी हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सबसे छोटी बहन रोने लगती है। छोटी, चुप कर जाओ, रो मत, मैं तुम्हें नई डॉल ले दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम बस झूठ बोलती हो। आप हमारे लिए आज तक कोई भी अच्छा सा घर नहीं बना सकी। जरा देखो तो हमें कचरे में सोना पड़ता है। ये सुनकर मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। यही तो दुख है छोटी, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी, ऐसा नहीं कहते, मानो हमारी बड़ी बहन है। मैं और मानो बहन जा रही हैं जंगल में काम ढूंढने। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बहुत गर्मी थी। दीदी जरा रुको, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। मानो बहन, जंगल में बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी में उड़ उड़ कर मेरे तो पंख भी चल रहे हैं। पूजा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपनी बाकी बहनों के लिए उड़ना ही है। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर एक जूस की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ तोता बैठा आम का जूस बेच रहा था। तोते भैया, हमें काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तोते भैया, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं, हम पर थोड़ी कृपया करो और कोई काम दे दो। एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मम्मा पापा के जाने के बाद ये दुनिया कितनी जालिम हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोने लगती है। मानो बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा? पूजा, अब तो बस एक ही काम है, चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगती हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनें बाजार में एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में अमीर कवि आती है। कवि बहन, हम पे कृपया करो और खाने के लिए कुछ दाना दे दो, मेरी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर कवि उन चिड़ियाओं की बात नहीं सुनती। हट जाओ चिड़िया, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कवि अपनी गाड़ी आगे ले जाती है। तभी टक्कर से पूजा नीचे गिर जाती है। दीदी, आपको याद है इस जंगल में हम अपनी माँ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने सपने लेकर आए थे? हाँ पूजा बहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी याद है। अर्ची, उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ ना। तभी बिजली कवि कहती है, लगता है इस चिड़िया को अपने पति के जाने का बहुत गम लग गया है। अब न जाने ये अकेली चिड़िया कैसे अपनी 5-5 बेटियों को संभालेगी। मानो चिड़िया की माँ के सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। वो तो बस रोई ही जा रही थी। अगले दिन सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं कैसे पालूंगी अपनी बेटियों को। तभी सावित्री की नजर सामने कुछ घास पर जाती है। हाँ, मुझे चटाइयाँ और पंखे बनाने तो आते ही हैं, क्यों ना मैं इस घास से झाड़ू और पंखे बनाऊं। लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। जंगल का कोई भी पक्षी सावित्री से वो पंखे और चटाइयाँ नहीं खरीदता। काफी दिन ऐसे ही भूखे रहने के बाद सावित्री अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी सावित्री की तबीयत खराब होती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है।
तभी वो पांचों बहनें अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन सावित्री तो मर चुकी थी। हाँ दीदी, मुझे भी सब याद है। माँ के जाने के बाद हम बहनें कितनी अकेली पड़ गई हैं। तभी उन बहनों की नजर सामने कुछ हरी हरी घास पर जाती है। दीदी देखो ना, साथ में सूखी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ पूजा, लगता है कोई लकड़हारा पक्षी ये सब काट कर गया है। हाँ दीदी, क्यों ना हम इन लकड़ियों और घास से अपना घर बनाएं। हाँ पूजा, तुम ठीक कहती हो। फिर मानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और पूजा घास। उस घास में एक तितली थी जो उनके साथ ही चली जाती है। अरे दीदी, ये आप घास क्यों लाई हैं? छोटी, हम इसे अपना घर बनाएंगे। ये घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या दीदी, इस घास में तो आवाज आ रही है। अरे हाँ, यहाँ तो एक तितली है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहते हुए तितली अपने पर फड़फड़ाने लगती है और बोलती है, ए घास की सबस धरती, इन चिड़ियों के लिए बना दे एक घर, ठंडा, महफूज और खुशियों से भरपूर। अचानक सारी घास चमकने लगती है और लम्हों में ही इनके सामने एक बड़ा जादुई घास का महल बन जाता है। दरवाजे सबस, दीवारें नरम, अंदर ठंडी हवा थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। तभी जादुई तितली कहती है, दोस्तों, जो भी ख्वाहिश करोगे ये घर पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए तितली गायब हो जाती है। फिर वो सभी बहनें उस घास के घर में चली जाती हैं। वो पांचों बहनें जो कभी कचरे में सोती थी, अब अपने जादुई घास के घर में हंसी खुशी रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानो चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानो चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें खाली पंखों ही मनानी होगी। मीना बहन, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर वाला हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? कितने दिन हो गए, मैंने तो मिठाई की शक्ल तक नहीं देखी। सोचा था इस दिवाली में ढेर सारी मिठाई खाऊंगा, लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। घर के बाहर मानो चिड़िया चंदू चिड़े को समझाती है, दिल छोटा मत कीजिए, दिवाली अभी परसों है, कल का दिन पूरा बाकी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी दिवाली भी सभी पक्षियों की तरह अच्छी ही होगी। हाँ मानो, अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मानो चिड़िया की बातें सुनकर चंदू चिड़े को तसल्ली होती है। अगले दिन मानो चिड़िया चंदू चिड़े के साथ दिए बेचने जंगल में जाती है, लेकिन आज भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती। मानो, ये थोड़े से ही पैसे हैं, इनसे भला क्या मिलेगा।
बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो पटाखे और मिठाइयाँ मांग रहे थे। मानो चिड़िया भी चंदू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, लेकिन चंदू चिड़े को नींद नहीं आती। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में एक बार तो आती है दिवाली, उन पर भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाता। जब मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों को देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे और जी भरकर मिठाइयाँ खाएंगे। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा अपने घर से आधी रात को निकल जाता है। दिवाली की रात है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर होंगे। उनके घोंसले खाली होंगे। आज किसी घोंसले में से चोरी करके मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। आगे उसे एक घर दिखाई देता है जो लाइटों से सजा हुआ था। वो उस घर में चला जाता है। वो अभी घर में घुसा ही था कि किसी के गिरने की आवाज आती है। घर में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, मैं तो फंस गया। लगता है दूसरे कमरे में कोई है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दूसरे कमरे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। जाकर देखता हूँ कहीं बच्ची अकेली तो नहीं। एक बार चुपके से देख लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा दूसरे कमरे में जाता है। एक छोटी कपी अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट आई हुई थी और उसका एक पंख नहीं था। चंदू चिड़े को उस छोटी कपी पर दया आ जाती है। अरे, इस बच्ची की उम्र तो मेरी मीना बेटी जितनी है। इसके तो पाँव पर बहुत चोट आई है। मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ जाता है और वो बच्ची को उठाकर घोंसले में बिठा देता है। छोटी कपी भी चंदू चिड़े को देखकर चुप कर जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मेरे मम्मा पापा तो घर पर नहीं हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। बेटी, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ अंकल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। छोटी कपी की बात सुनकर चंदू चिड़े का दिल भर आता है। वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था। बेटी, तुम चिंता नहीं करो। मैं तुम्हारे पाँव पर दवा लगा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये लो बेटा, मैंने दवा लगा दी है। सुबह तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। मुन्नी, क्या तुमने भोजन खाया है? नहीं अंकल। फिर चंदू चिड़ा रसोई से मुन्नी के लिए भोजन लाता है। फिर मुन्नी जी भरकर भोजन खाती है। आज वो बहुत खुश थी। फिर चंदू चिड़ा मुन्नी को लेकर घर से बाहर आता है। वो दोनों पटाखे बजाते हैं। मुन्नी तो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी मुन्नी के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया, चोर कहीं का। बादल जी, देख क्या रहे हो? डंडा उठाओ और मारो इस चोर को। चंदू चिड़ा कुछ कह पाता, बादल कप्पा एक बड़े डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है। छोटी मुन्नी वहीं बैठी बैठी चंदू चिड़े को बचाने की कोशिश करती है। बाबा, छोड़ दो इन्हें। अंकल ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज अंकल ना होते तो मैं आपके सामने जिंदा ना होती। मुन्नी की बात सुनकर कप्पा और काफी चौंक जाते हैं। फिर मुन्नी उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो चीड़े, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया और हमने बिना सोचे ही तुम्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए साहिब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आया था। लेकिन मुन्नी बेटी की बातों ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अरे, चोरी करने क्यों आए थे? फिर चंदू चिड़ा सारी बात उन कप्पों को बताता है। चंदू चिड़े की बात सुनकर कप्पों का दिल पिघल जाता है। फिर कप्पा और कापी चंदू चिड़े के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाते हैं।
घर के बाहर मानो चिड़िया उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देख रहे थे। तभी अपने बाबा को देखकर बच्चे भागते हुए जाते हैं। इतने सारे पटाखे और मिठाइयाँ देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमें हमारी बच्ची सही सलामत मिल पाई है। इसलिए मैंने और बादल जी ने सोचा है आज के बाद आप सब भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर चंदू चिड़ा और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है और वो सब मिलकर जंगल के सभी पक्षियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगते हैं। कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कपी और बादल कप्पा भी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें। हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं। बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहें ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल, वो देखो चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चली जाती हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को? पारो जिद कर रही थी कि तितलियाँ देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियाँ देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियाँ भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिजली कपी और बादल कप्पा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? आज तितलियाँ क्यों नहीं है झरने पर? यहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं? चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है। पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियाँ कहाँ चली गई हैं।
तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियाँ वहाँ चली गई हों, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी तितली नहीं है। वो चिड़िया तुम्हें तितलियाँ दिखाना नहीं चाहती। पता है, तितलियाँ तो दूसरी दिशा में होती है। पता है वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेकर गई? क्योंकि वो खुद अकेली ही तितलियों को देखना चाहती है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और तितलियों को देखे। तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं तितलियों के पास। कबूतर महाराज की बेटी बादल और बिजली की बातों में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ चली जाती है। बिजली और बादल पारो को लेकर सीधा गुफा की ओर चले जाते हैं। आंटी, तितलियाँ तो यहाँ भी नहीं है। इन तितलियों को देखना कितना मुश्किल काम है। जरा रुको तो सही, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तितलियाँ। ऐसा कहते हुए एक पत्थर के साथ बिजली का भी पारो को बांध देती है। मेरा क्या दोष है बिजली आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो पारो, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो चिड़िया मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा बाबा महाराज हर अच्छी चीज उस चिड़िया को ही देता है। अब हम जाकर लगवाएंगे चिड़िया को फांसी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, ये पारो कहाँ चली गई? मैंने कहा भी था कि कहीं नहीं जाना, अब मैं क्या करूँ? फिर मानो चिड़िया पारो को पूरे जंगल में तलाश करती है, लेकिन पारो तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मानो तुम अकेली हो, मेरी पारो बेटी कहाँ है? महाराज, मैं उसे थोड़ी देर बिठाकर दूसरे झरने पर तितलियाँ देखने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पारो वहाँ से गायब थी। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, न जाने वो कहाँ चली गई। मानो चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। ये सुनकर कबूतर राजा भी रोने लगता है। मेरी बेटी पारो न जाने कहाँ चली गई। मैंने न जाने क्यों तुम्हारे साथ उसे तितलियाँ देखने जाने दिया। तभी बिजली कवि और बादल कव्वा भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, अब ये चिड़िया यहाँ बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन हमने देखा कि इस चिड़िया ने आपकी बेटी को मार दिया है। हाँ कबूतर महाराज जी, आपकी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन इस बेशरम चिड़िया को छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं आया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कहीं खो गई है। चुप कर जाओ मानो चिड़िया, मेरी बेटी में मेरी जान थी, तुमने तो मेरी बेटी को मार दिया। बिजली और बादल, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। और तोते, इस चिड़िया को फांसी दी जाए, यही मेरा आखिरी आदेश है। जैसा आपका हुक्म महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मानो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन कोई भी चिड़िया पर विश्वास नहीं करता और फिर सब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। बिजली, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम जैसा चालाक नहीं है। तोते भैया, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मेरा विश्वास करो। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने अपनी पूरी उम्र यही गुजारी है। तुम तो इस बात को जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज की बेटी कहीं खो गई है, मैंने उसे नहीं मारा। चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज ने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है, लेकिन अभी शाम तक का समय है, मैं चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से महाराज की बेटी मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। तोता चढ़ने की ओर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर वो पहाड़ों की ओर चला जाता है और थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है।
वो अभी बैठा ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश अचानक कैसे इतनी तेज आ गई? मैं ऐसा करता हूँ, वो सामने गुफा में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी महाराज की बेटी को ढूंढने निकल जाऊंगा। और फिर चीकू तोता गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तोता ये देखकर हैरान होता है कि गुफा के अंदर तो महाराज की बेटी एक पत्थर से रस्सियों के साथ बंधी हुई थी। पारो, तुम यहाँ कैसे? मैं तो चिड़िया आंटी के साथ झरने पर तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन झरने पर तितलियाँ नहीं थी। जब आंटी तितलियाँ देखने दूसरी दिशा में गई तो पीछे से बिजली आंटी और बादल अंकल मुझे यहाँ ले आए और यहाँ आकर मुझे रस्सियों से बांध दिया और वो कह रहे थे कि उन्हें चिड़िया आंटी अच्छी नहीं लगती। चलो पारो बेटी, अब हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि आपके पापा चिड़िया को फांसी देने वाले हैं। बारिश भी रुक जाती है, फिर वो दोनों वहाँ से जल्दी वापस लौटते हैं। फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। चिड़िया को फांसी पर लटकाया ही जाने वाला था। महाराज जी, समय हो गया है, अब देर किस बात की, लटकाओ इस बेशरम चिड़िया को। बिजली ने अभी ये बात की ही थी कि वहाँ तोता और पारो आ जाते हैं। पापा, बाबा देखो मैं आ गई। मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। बाबा, मुझे इन दोनों कौवों ने गुफा में बांध दिया था। फिर तोता पूरी बात कबूतर महाराज को बताता है। फिर कबूतर महाराज बिजली और बादल को फांसी पर लटका देता है और कबूतर महाराज चिड़िया से माफी मांगता है। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी शुरू होने वाली थी। अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई मानो चिड़िया भी बारिश को लेकर बहुत चिंतित थी। बादल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें अपना घर सुरक्षित बना लेना चाहिए। क्या पता कि किस समय बारिश शुरू हो जाए। ऐसा करती हूँ कि चीकू भैया के पास जाती हूँ और हम सब दोस्त मिलकर अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लेते हैं। फिर चिड़िया चीकू तोते की ओर जाती है। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर आपकी तरफ ही आ रहे थे। अब जल्दी से चलो, अपने लिए एक सुरक्षित घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर वो तीनों दोस्त जंगल से मजबूत और सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कबूतर और तोते भैया, हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके यहाँ पर लाते हैं और फिर उनकी गठरी बनाकर ले जाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे लकड़ियों की अच्छे से पहचान नहीं है कि कौन सी लकड़ी मजबूत होती है और कौन सी कमजोर, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ। ऐसे वो तीनों दोस्त अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक बादल कौवा और बिजली कौवी भी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे जो एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। पति जी, तुम भी जाओ और जंगल से सूखी और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर सुरक्षित बनाने के लिए लगे हुए हैं और हम हैं कि इस टूटे हुए तिनकों के घोंसले में बैठे हुए हैं। मुझे बादल कहते हैं बादल। बिजली, मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों की लकड़ियाँ चुरा कर लाऊंगा। वो कैसे बादल जी? बिजली, जब पक्षी अपनी लकड़ियाँ लेकर आएंगे तो उन्हें रात हो जाएगी और रात के समय वो अपने घर नहीं बना पाएंगे। मैं रात को उनकी सारी लकड़ियाँ चुरा लाऊंगा। बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम मस्त बादल जी। तो फिर चलो झरने पर जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। ऐसे वो पति पत्नी बारिश की तैयारी करने की बजाय झरने पर जाकर सो जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता सारा दिन काम करते हैं और वो सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को अपनी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। ये क्या चीकू भैया, आपकी लकड़ियाँ तो बहुत कमजोर हैं। इन लकड़ियों से बनाया हुआ घर तो बारिश में जरा भी नहीं टिकेगा। मानो बहन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे सूखी लकड़ियों की पहचान नहीं है। मानो